कविता मुंबई के इस 9वें अंक में मैं प्रशांत जैन आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जो है एकल कविता पाठ, संवाद एवं वक्तव्य का है। आज कविता पाठ के लिए जो आमंत्रित कवि हैं आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं, मुंबई में रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री स्वप्निल श्रीवास्तव जी फैजाबाद से। आप कविता पाठ के बाद अपना वक्तव्य देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वप्निल जी। और शुरुआत हम करेंगे विनोद जी के परिचय से जी, कविता पाठ के पहले, और उसके पहले थोड़ी बात भी करेंगे। ये परिचयात्मक संवाद एक तरह से रहेगा। विनोद जी का जन्म जो है 1946 में इलाहाबाद में हुआ था। सबसे पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम शुरुआत करेंगे। आपके पिता श्री इकबाल बहादुर श्रीवास्तव प्रेमचंदोत्तर काल के एक महत्वपूर्ण कहानीकार थे। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। साहित्य सेवा के लिए उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने पुरस्कृत भी किया था, जो कि उस समय हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार था। इकबाल बहादुर श्रीवास्तव जी यूनिवर्सिटी में धर्मवीर भारती जी के सहपाठी थे और दोनों ही इला चंद्र जोशी के संपादन में जो पत्रिका निकलती थी संगम नाम की, उसमें संपादन सहयोगी रहे। तो ये एक रोचक बात है, यानी साहित्यिक माहौल आपको घर में ही मिला। तो विनोद जी जरा बताएं कि ये जो पढ़ाई लिखाई और रचना कर्म के संस्कार आपको जो परिवार में मिले, कैसा अनुभव रहा आपका? प्रशांत जी, मेरा परिवार खेतीहर परिवार था और मेरे घर में अगर बातचीत होती थी तो सिर्फ खेती बाड़ी के बारे में, और हर आदमी को खेती बाड़ी का हर काम जानना होता था। हम तो अपने को खेती बाड़ी के आगे कभी कुछ सोचते ही नहीं थे कि आगे भी कुछ करना है। जहाँ तक पिताजी के साहित्यिक माहौल का सवाल है, वो इलाहाबाद छोड़ के गांव में आके बस गए थे और पास में इन्होंने एक कॉलेज खोला जो अभी भी चल रहा है। उसके 36 साल वो प्रिंसिपल रहे, उसके 36 साल से ज्यादा। तो उनके 1-2 मित्र थे, लेकिन वो माहौल जैसा कुछ नहीं बनता था। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पिताजी के लिखने पढ़ने के शौक से थोड़ी प्रेरणा जरूर मिलती थी कि बेहतर किया जाए। लेकिन हमको ज्यादातर आया उन लोगों ने जिन्होंने खामखा मेरा शिकार करना चाहा। हमेशा मैं दर्जा 5 से लेकर के नौकरी के दिनों तक मेरा सर्वाधिक अच्छा तब रहा जब लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया। और मुझे बड़े तकलीफ होती है सुन करके कि इलाहाबाद में एक जातीयता का माहौल इतना ज्यादा था, जो आज शायद और बढ़ गया है, कि बात बात में आपकी सक्सेस निर्धारित की जाती थी आप किस जाति के हैं जी। और उसने मुझे जिद बना दी थी कि कोई भी काम करूंगा तो 2 दर्जे का नहीं करूंगा। अब इसको आप प्रेरणा समझ लीजिए, उत्साह समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। नहीं, आपका डिटर्मिनेशन भी है निश्चित रूप से। और इस बीच कौशल किशोर जी ने ज्वाइन किया है लखनऊ से। स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्ते स्वप्निल जी को, विनोद जी को, प्रशांत जी को, सभी को जी। अच्छा लगा आप आए बहुत दिन के बाद। नमस्कार। विनोद जी को सुनना है, मुझे लगा कि जरूर सुना जाना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर रहूंगा। जी जी, नहीं ठीक है, जब तक आपके लिए संभव हो। और स्वप्निल जी तो है ही है। तो हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में थोड़ा बात करें। कॉलेज की पढ़ाई विनोद जी की जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है और आप अत्यंत मेधावी छात्र थे। बीए एमए में आपको 5 गोल्ड मेडल मिले थे अलग अलग विषयों में टॉप करने के लिए, और एमए में आप यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। फ्रेंच और रशियन में डिप्लोमा आपने किया। ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी आपने जीता।
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च जर्नल था उसमें आपके बहुत से आर्टिकल प्रकाशित हुए, और 2 साल आप यूजीसी के रिसर्च फेलो भी रहे। और एक किताब थी जो कुषाण कालीन इतिहास पर लिखी गई थी, उसमें एक सहयोगी लेखक के रूप में आप थे। तो इस तरह से बहुत ही शानदार आपका एकेडमिक प्रोफाइल रहा। विनोद जी, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उस समय का जो था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज तो बदल गया है, तो उस समय का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था उसने आपके जीवन में प्रगति का मार्ग किस तरह से प्रशस्त किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक माहौल था, अगर आज से कंपेयर करें तो समझिए कि बहुत अंतर था। अभी थोड़ी देर बाद फोन करते बेटा है। ये समझिए कि उन दिनों कंपेरिजन जो होता था वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से ही होता था। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज थी जिनका नाम इलाहाबाद के साथ इज्जत से लिया जाता था, एक कलकत्ता, एक मद्रास की। जी। लेकिन मेरे साथ एक विचित्र घटना हुई कि मैं गांव से शहर आया जी। तो लोग सोचते हैं कि भाई गांव का पूरा सपोर्ट, मुझे अलग कर दिया गया परिवार से। और मेरी माँ, मेरे 2 भाई और मेरी बहन, इनको लेके मैं शहर में आ गया। अच्छा। बहुत ही कठिन जीवन था और आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया। तो किस तरीके से इन लोगों को संभालना, अपनी पढ़ाई लिखाई देखना। मैं सिर्फ इतना समझ कर दूं कि मैंने इलाहाबाद शहर में आने के बाद न कभी कोई कॉपी खरीदी, न कभी कोई कलम खरीदी, न कोई किताब खरीदी। सब कुछ जो है वो मैनेज करता रहा बिना पैसे का। लेकिन वही जिद कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो 2 दर्जे का नहीं करूंगा, नंबर 1। और नंबर 2, कोई ऐसा शौक नहीं था जो मैं मतलब कर सकता था और न किया हो। खेलने का, लिखने का, बोलने का, साहित्यिक कार्यक्रम का, वो एक जिद थी, वो एक अजीब सनक सवार थी कि मुझे अपने को प्रूव करना है कि मैं बिना किसी सहारा के भी जी सकता हूँ। तो एक भी क्षण में वेस्ट नहीं करता था। 5-6 साल मैंने एक मिनट का हिसाब रखा, अब क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और उस समय मैं खेलने में बहुत अच्छी स्थिति था। नेशनल्स जूनियर फाइनल जीत चुका था। जी। सीनियर में स्टेट रिप्रेजेंट किया था। उसको एकाएक छोड़ना पड़ा। नेशनल लेवल के आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। एकाएक छोड़ना पड़ा। देश की टीम में भी आप चुने गए थे, हालांकि दौरा नहीं हो पाया था आपका। और जी, वही था कि ये वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इलाहाबाद में रहते थे। तो वो कुछ दबाव डाल रहे थे मेरे ऊपर। मैंने खेलना, वॉलीबॉल छोड़ दिया, बैडमिंटन पर शिफ्ट हो गया। राजनीति खेलों में बहुत ज्यादा तो खेल, ये लिखना पढ़ना, और कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं था इलाहाबाद में जिसकी अपने विषय की एक किताब से मैं परिचित नहीं था। और एक मजाक चलता था जी, बी और एमए में टीचर्स जब टॉपिक शुरू करते थे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे 45 मिनट तक कि मैंने ये किताब, ये ऑथर, ये किताब, ये ऑथर मैंने पढ़ी है। तो बड़े मुस्कुरा कहते थे, भैया इससे ज्यादा अगर किसी को शौक हो तो वो पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। और खेलों के साथ आपने आईएएस की तैयारी, ये भी एक बड़ी बात है कि, और जहाँ तक आईएएस की तैयारी का सवाल है, खेलना और ये पढ़ाई और आईएएस की तैयारी, ये सब बड़ा चैलेंजिंग की बात ये थी कि मैंने कभी किसी एग्जाम में बैठने का सोचा ही नहीं था। जी। और मुझे सिर्फ अध्यापन करना था। लेकिन जब वहां की राजनीति घेरने लगी, इसी बीच में मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया और मैं उसको लेकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चला आया दिल्ली। और दिल्ली का वो जीवन मुझे अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है कि मैं फुटपाथ पे पढ़ा रहा 2 साल और अखबार तक पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन सिस्टर ने डेथ के पहले मुझसे वादा लिया, अभी तुम इम्तिहान दे दो। 100 रुपए का खर्चा था तो फॉर्म भर दिया।
और इंटरव्यू में लगभग 0 मिलने के बावजूद एक नौकरी मिलनी थी, मिल गई। क्या मिली क्या नहीं मिली इसका कोई मलाल कभी नहीं था, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि जो भी नौकरी कर रहा होता, जहां भी होता, ऐसा ही होता। वो है। ये और तो मेरी पढ़ाई लिखाई का एक विचित्र रहा नियम। काफी उतार चढ़ाव रहे। और बीए एमए की पढ़ाई के बाद मुझे तैयारी करने का कोई मतलब मौका ही नहीं मिला। बीए एमए बात में ही नहीं पढ़ पाया मैं। इतनी अच्छी तरह से आपने पढ़ाई की होगी, शायद बीए एमए में से वो काम आई, विशेष रूप से कुछ करना नहीं पड़ा होगा ज्यादा। और ये जो है करियर जहां तक है की बात है, 1971 बैच के आप आईएएस अधिकारी हैं, आईआरएस बेसिकली रेवेन्यू सर्विसेज, और 2006 में आप रिटायर हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चीफ कमिश्नर के तौर पर। तो आपने बताया कि ये जो आपका करियर रहा, उस पायदान तक पहुंचने के लिए कितनी चुनौतियां आपके जीवन में रही। मैं इसलिए इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं या जानना चाहता हूं कि जो सुनेंगे दर्शक, यंग जो लोग हैं, उनके लिए काफी प्रेरक हैं ये सब चीजें। आप जब आईआरएस की नौकरी में थे तो काफी एक्टिव थे लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज में, आप वर्कशॉप्स करते थे, और खेलों के भी आपने बहुत सारे आयोजन किए हैं, बड़े बड़े आयोजन आपने किए हैं। शायद इतनी रुचि रखने वाले अधिकारी होते नहीं हैं, आप थे तो आपने किया है, और जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल थे, जो अधिकार आपके पास थे, उसका भरपूर उपयोग किया है आपने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा उस बारे में बताएंगे। हुआ यूं कि जब मैं नौकरी ज्वाइन की, उस समय डिपार्टमेंट का जो स्टाफ था, जिसके बारे में एक चीज जान लीजिए कि आयकर विभाग का स्टाफ जो है इंडियन रेलवे के स्टाफ के बाद नंबर 2 का था पूरे कंट्री में। अच्छा। और उन दोनों इतना झगड़ा था स्टाफ और ऑफिसर्स में, ऑफिसर्स के कमरे में हैंड ग्रेनेड फोड़ देना, पिस्तौल दिखाना, चाकू, ये सब बड़ी आम बात हो गई थी। जी। और मेरी शुरुआत कलकत्ता से हुई। उस समय कलकत्ता में नक्सल आंदोलन भयंकर चल रहा था। उस समय स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ कैसे सहयोग बैठे, कैसे सामंजस्य बैठे, सोचते सोचते मेरी समझ में आया कि इस सब का जवाब जो है इंडल्ज करने में है। और इंडल्ज करने का माध्यम जो है एक दूसरे से, मुझे साहित्य, कला और स्पोर्ट्स से बेहतर नजर नहीं आया। क्योंकि तीनों विधाओं में मैं कुछ न कुछ हमेशा करता रहा। मैंने उनको टेकअप किया, और विश्वास करिए पूरी नौकरी मेरा स्टाफ और जूनियर ऑफिसर्स का इतना सपोर्ट मेरी तरफ रहा कि जितनी भी दिक्कतें आई सब दूर होती गई। जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, रिसोर्सेज को बहुत कम और सहयोग को बहुत निर्भर था। जब भी मैं कोई कॉल देता था, 500-600 लोग इकट्ठा हो जाते थे कि भाई हम ये काम आप करना चाहते हैं, आप हम लोग साथ हैं, और थोड़ा थोड़ा करके सब लोग इंतजाम कर लेते थे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज फैल गई थी। डिपार्टमेंट के बहुत सारे खिलाड़ियों को और कलाकारों को आपने आगे बढ़ने में मदद की इस माध्यम से। कई तो अच्छे लेखक बन गए उसमें। जी। और स्पोर्ट्स में तो काफी काम किया। और हमको सबसे अच्छा लगा कि मैंने 150 परिवारों को अपने बूते बने, ये नहीं किसी के द्वारा, मैं और मेरा स्टेनोग्राफर और मेरा इंस्पेक्टर, 3 लोगों ने मिलकर 150 परिवारों को साक्षर किया, दर्जा 8 पास कराया, और उनकी नौकरी पक्की कराई। क्या बात। और उसके बाद मैंने दिल्ली छोड़ा। और जिस स्टेशन पे भी रहा, कोई निरक्षर नहीं रहने पाया, जबकि अंग्रेजों के जमाने की भर्ती किए हुए लोग ज्यादातर जो क्लास 4 थे वो निरक्षर थे। अच्छा। वो सबसे बड़ा संतोष का काम रहा। और इन सब चीजों ने मुझे अपने काम में बड़ी मदद की। और मैं इसको एक मनोरंजन का साधन नहीं मानता, इसको मैं एक अच्छे समाज की रचना के लिए बहुत जरूरी समझता हूँ। जी बिल्कुल। और वही किया मैंने। काफी काम किया आपने, बहुत रचनात्मक जीवन रहा, थोड़ा साहित्यिक गतिविधियां जो आपकी हैं। और मैंने जितनी भी स्पोर्ट्स की गतिविधियां की,
मैं इस दृष्टि से करता था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के 4 साल वाइस प्रेसिडेंट थे मैंने। कुछ ऐसे काम शुरू करवाया जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हुए। एक टाइम था कि आयकर विभाग के बहुत सारे लोग चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए। अच्छा। ऐसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कई गेम्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। हम इंटर इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज करते थे, तो इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट लेते थे। उस ढंग के नए तरीके से चीजों को इस ढंग से ले चलना कि वो पब्लिक के काम आए। हमारा स्टाफ बहुत खुश होता था, उनके परिवार के लोग बहुत खुश होते थे। नहीं, बिल्कुल। कबड्डी की बड़ी मशहूर टीम है दिल्ली की और बम्बई की। सारे लोगों को मैंने खुद रिक्रूट किया हुआ था। जी। अब थोड़ा साहित्य की बात कर रहे हैं। आपके 3 कविता संग्रह हैं, सच मैंने बनाए नहीं, एवजी में शब्द और कुछ भी तो नहीं कहा। और ये लगभग सभी कविताएं जो है इन संग्रहों में शामिल हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं अलग अलग पत्रिकाओं में। साहित्य अकादमी की पत्रिका हो या साप्ताहिक हिंदुस्तान, इस तरह की पत्रिकाएं हैं जहां प्रकाशन आपका हुआ है। एक उपन्यास आपने लिखा है, वजह बेगानगी नहीं मालूम, और एक नया उपन्यास आपका आने वाला है, आखिरी स्टेज में है। और पहल पत्रिका जो ज्ञान रंजन जी की थी, उसमें आप संपादन सहयोगी रहे, और मुंबई से जो चिंतन दिशा निकलती है उसमें संपादक मंडल में आप हैं। तो इस तरह से संपादन में भी आपने काम किया है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका रुझान रहा है। योग गुरु स्वामी विमलानंद, उन पर आपने एक पुस्तक लिखी है, जासु बचन रविकर निकर। और इलाहाबाद में स्वामी विमलानंद यौगिक इंस्टीट्यूट जो है उसके आप ट्रस्टी हैं। पिछले कुछ समय से काफी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आपको रही हैं विनोद जी, तो लिखने का क्या हाल है? मतलब लिख पा रहे हैं रेगुलर या कुछ दिक्कतें पेश आती हैं? अब 3 महीना कोमा में रहने के बाद जी, जब मैं होश में आया, लिखना पढ़ना एकदम बिखर गया। अब मैं बैठ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। थोड़ा बहुत कभी लिख लिया तो लिख लिया, लेकिन वो उसको लिखना नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य अब परमिट नहीं करता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं चूंकि रिपीट करने से हमेशा परहेज करता हूँ। आप शायद ये ऑब्वियसली देख पाएंगे, मेरी कविताएं जो हैं, एक ही विषय पर 10 कविता नहीं मिलेगी आपको। एक बात एक कविता में अगर कह दी गई है, तो जब दूसरी बात सूझेगी तभी कोई कविता आएगी। ऐसी नहीं होगा कि भाई सुबह अखबार पढ़ा और 6 कविताओं का विषय चुन लिया, चाहे वो एक ही विषय पे हो। वो हो नहीं पाता मुझसे। प्रभाव से मैं बहुत कम लिखने वाला आदमी हूँ, इतना कम कि यूनिवर्सिटी डेज में इतिहास जैसे विषय में मैं एक जो मेन कॉपी थी वो भी नहीं भर पाता था। नहीं, आप सोच सोच के लिखते होंगे कि भाई हर वाक्य जो है बड़ा शानदार होना चाहिए। नहीं, वो आदत में शामिल है। लिखते समय पता नहीं कहाँ से एकदम सारे स्रोत ही सूख जाते हैं। एकदम कुछ मुश्किल से 2-4 शब्द आते हैं, उन्हीं को लिखता हूँ। एक आपसे बातचीत के दौरान भी कुछ चीजें पता लगी कि पुरस्कारों से आप हमेशा निर्लिप्त रहे। कभी किसी पुरस्कार के लिए फॉर्म, क्योंकि पुरस्कार के लिए अप्लाई करना होता है, आमतौर पर फॉर्म भरना होता है, वो सब आपने नहीं किया। जबकि मनुष्य का सारा पुरुषार्थ जो है पुरस्कार के लिए होता है। देखा जाए तो जीवन में मनुष्य जो भी करता है कुछ ना कुछ रिवार्ड उसको चाहिए होता है। आपके मामले में तो ऐसा है कि जो डिबेट चैंपियन का गोल्ड मेडल आपके लिए घोषित हुआ था वो लेने भी आप नहीं गए थे। और तो ये क्या है, मतलब संकोच था, विरक्ति थी, या स्वाभिमान था आपका? संकोच मैं क्या कहूँ, हाँ विरक्ति काफी थी। मेरे पिताजी अक्सर पूछा करते थे, कोई ऐसी बात है जिससे तुम खुश हो जाओ? कहते थे क्या बात है? बोले कुछ भी तुम्हारे साथ होता है उसके बाद तुम्हारा चेहरा वैसे ही रहता है जैसे पहले था, तो पता नहीं चलता कि तुम बहुत खुश हो या ना खुश हो। हम कहते हैं जिस दिन कुछ ऐसा करेंगे कि वो वाकई मुझे लगे हाँ कुछ किया है, उस दिन हम जरूर खुश होंगे। मुझे हंसना आता है, मेरे ठहाके उन दिनों मशहूर थे। लेकिन अब पुरस्कार में के बारे में बोलूंगा तो कैनन ऑफ वर्म्स खोलेंगे और मैं बोलना नहीं चाहता। इतना बता दूं, आपकी
आपके संग्रहों के 5 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा पुरस्कार है। कई बार तो पुरस्कृत किताबें नहीं, तो वो होती पुरस्कार तो ये है कि मैं अपनी कविता को लेकर के जी बहुत शर्मिंदा अभी भी नहीं हूँ। और ऐसा नहीं कि बचपन में ये लिख दिया, जवानी में वो लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पुरस्कृत किताबों के भी दूसरा संस्करण नहीं आता है सर, कई बार नहीं, 5 संस्करण आए हैं मैंने देखा। हमारी किताबें बिकी तो बहुत, जी मतलब पहली किताब के 7 संस्करण, दूसरी के 3, तीसरी के 3-4, उपन्यास का 3 संस्करण जो है 1 साल के अंदर निकल गया। तो ये इससे बड़ा लेकिन ये पुरस्कार सब, था। लेकिन जिस आदमी ने अपनी कोई कविता किसी मैगजीन को अपने से न दी हो, वो पुरस्कार की याचना करने जाएगा, ये जरा मुश्किल काम है। ठीक है। और अगर मांगना आता होता तो दर्जा 8 से मैं बिना पैसे का, बिना पारिवारिक सहयोग के दुनिया की सारी तकलीफें उठाता हुआ जीवन यापन न करता। तो मांगना आया नहीं, और बिना मांगे चूंकि कुछ नहीं मिलता तो अच्छा हुआ कुछ नहीं मिला। नहीं, वो तो नौकरी में भी भयंकर स्वाभिमानी, आपने भयंकर शब्द यूज कर रहा हूँ, और आप साहित्यिक क्षेत्र में भी उसी स्वाभिमान के साथ रहे, तो स्वाभिमान तो क्या कहें, अपनी इज्जत हर आदमी को करनी चाहिए। जी जी। और अब ऐसे क्या बताएं, बड़े बड़े लेखक इन पहल में, चिंतन दिशा में छपने के लिए ऐसे अप्रोच करते थे कि उनका नाम लेना बेइज्जती करना है। लोग आदरणीय लोग हैं, छोड़िए। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने अपनी तरफ से सोचा कि जो चीजें मुझे पसंद नहीं, कम से कम मैं तो न करूं। जी जी। अब तक तो नहीं भी गई, और आज अपने से पूछता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। और अब कोई ऐसा इस लायक बचा ही नहीं है जो हमको पुरस्कार दे और मैं खुश हो जाऊं। जी जी। एक समय था जब हमारा ख्याल है कि हिंदुस्तान की सारी हिंदी पत्रिकाओं ने जी मांग मांग के मेरी कविताएं छापी, और जितने आलोचक थे, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, भगवान सिंह, आनंद प्रकाश, परमानंद श्रीवास्तव, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, तमाम लोगों ने आर्टिकल्स लिखी। जी बिल्कुल। इसमें 90% लोग नाराज इस बात से हो गए कि मैंने उनको थैंक यू नहीं कहा। मेरी पत्नी पूछती थी क्यों नहीं थैंक यू कहा। आपने कहा भाई अगर मैं थैंक यू कहूंगा तो मेरे मन में आवाज आएगी, हो सकता है मैंने इनको प्रेरित किया लिखने। नहीं, मैंने ये आर्टिकल पढ़े हैं, ज्यादातर आपने जो नाम गिनाए हैं, कम से कम 5-6 समीक्षाएं मैंने पढ़ी हैं। थैंक यू तो कह देना चाहिए था सर। नहीं, अगर वो संतुष्ट नहीं थे, एक बार भगवान सिंह से थोड़ा कहा सुनी भी हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला तो मैंने आपका नाम लिया। हमने कहा ये तो लगा के आपने 10 जूते लगा दिए मुझे, आइंदा आपको मौका लगे तब भी मत लिया कीजिए। वो भाई अगर आप मेरिट पे नहीं हैं तो और क्या करना है। हम तो जानते हैं कि हमने कैसे पाया कोई चीज। लोग तो कहें कि भाई ये पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार मिला, मुझे पता है कैसे मिला, तो मैं अपने से कैसे झूठ बोलूं। नहीं, जाने दीजिए, टॉपिक हम लोग रोक देते हैं। और एक बस आखिरी प्रश्न है, ये जो वो एक रेयर, देखिए मैंने कुछ 5-6 पॉइंट उठाए या जिनको चुना, कुछ खास बातें मैंने देखी, उन्हीं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इतने व्यस्त जीवन में बागवानी का शौक आपने मेंटेन किया, और पौधों की जानकारी, एक जैसे हार्टिकल्चर के विशेषज्ञ के तौर पे आप रहे। जरा बागवानी के बारे में बताएं शॉर्ट में, जहां जहां आप रहे, जहां जहां आपका बगीचा बड़ा फेमस रहा। जी, मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि मेरा सारी ट्रेनिंग जो है 14 साल की उम्र तक खेती बाड़ी के बारे में थी। तो मुझे पौधे कैसे लगाने हैं, खेत कैसे जोतना है, पटेला कैसे चलाना है, पानी कैसे देना है, नारी कैसे पुड़ियानी है, और तरह तरह के खेतों में कैसे कैसे वो काम करना है, अरहर के खेत की क्या आवश्यकता है, बाजरे के खेत की क्या आवश्यकता है, की एक्सपर्टाइज मुझे बहुत थी। अच्छा। और मेरे घर में, गांव में भी एक छोटी बगिया थी, क्योंकि अपना व्यक्तिगत मंदिर था परिवार का, उसके लिए फूल था, तो उसको उगाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी थी। जी। तो शौक तो शुरू से ही था।
और बाई ट्रेनिंग मुझे पौधों से डील करना आता भी था, तो मेरा ओरिजिनल शौक तो फूल पत्ती का ही था। हाँ, कुछ खास फूल मैंने उगाए जिनका कि मुझे बहुत आनंद दिया जिन्होंने। एक फूल का नाम लेना चाहूंगा, डहेलिया। आपको शायद याद हो, ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट थे इंडिया के जी। तो उस साल अखबार में निकलता था ज्ञानी जैल सिंह ने पता नहीं किस देश से डहेलिया के बल्ब मंगवाए और उन्होंने मुगल गार्डन्स में डहेलिया बहुत सुंदर उगाए हैं। अच्छा। मैं देखने गया, अब वो तो गार्डन था, मैं तो छत पे उगाता था गमलों में। तो मैं गया तो देखा वहां, तो मैंने वहां के माली को खोजा, जो हेड माली था जी। मैंने उसको अपना कार्ड दिया, क्या मैं पास में ही रहता हूँ काका नगर में, कभी मौका लगे तो आइएगा जी। एक दिन घूमता टहलता आया, अच्छा। मैं उसको अपनी छत पे ले गया डहेलिया अपना दिखाने। तो उसको देख के वो एकदम ताज्जुब में आ गया, कहने लगा गमले में डहेलिया इतना बड़ा हो सकता है फूल? हमने कहा आपके सामने है। तो करीब 400 गमले डहेलियों के उसमें खिले हुए थे। तो उसने पूछा कैसे, हमने कहा तुम लिखो तो मैं तुमको लिखा सकता हूँ, लेकिन बोला साहब आप कॉम्पिटिशन्स में नहीं भेजते। हमने कहा जिस आदमी से मैंने सीखा है ये डहेलिया का फूल उगाना, वो कानपुर का एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी। उसने अपना सारा व्यापार खो दिया, सब कुछ कर दिया, उसकी पत्नी टीचिंग करने लगी और वो डहेलिया उगाता था। और उसने कहा कि मेरा इतना कंज्यूमिंग शौक है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। बड़ा भारी बैंगलो था उसका, 1-1 इंच फूलों से भरा रहता था। अच्छा अच्छा। तो उसने कहा मैं आपको सिखा तो दूंगा लेकिन एक शर्त है। क्या? बोला कभी कंपटीशन में एंटर मत करिएगा। हमने कहा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी शर्त क्यों? उसने कहा मैंने जब से डहेलिया उगाना शुरू किया है, कानपुर की जितनी सेठों की महिलाएं हैं उन्होंने उनके बगीचों में से डहेलिया गायब कर दिया गया है। वो बहुत नाराज रहती हैं कि मेरी डहेलिया इतनी अच्छी होती है, उनकी डहेलिया क्यों नहीं होती। मैं बहुत सारी डहेलियाओं का हत्यारा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप भी हो। ये तो लोग मेरे संगी साथी रहे हुए, पुरस्कार कहाँ मिलता मुझे। जी जी। तो कुल मिला के विनोद जी बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे, ये हम देख रहे हैं। पढ़ाई, खेल, साहित्य, बहुत रचनात्मक जीवन आपका रहा और युवाओं के लिए ये बातचीत निश्चित ही प्रेरणादायी रहेगी, ऐसा विश्वास है। अब हम कविताएं सुनेंगे विनोद सर आपसे, शुरू करें प्लीज। ये मैं आज पहली कविता नॉस्टैल्जिया के तौर पे जी वो कविता सुना रहा हूँ जो मेरी पहली कविता छपी थी। ये कविता साप्ताहिक हिंदुस्तान के सेंटर स्प्रेड में छापी गई थी। इसका शीर्षक है अंधा बच्चा जी। और ये मेरी पहली या दूसरी लिखी हुई कविता है। ये है पेड़ की ओट ले डूबका रहता है सूरज, अंधा बच्चा जिंदगी के लाम पर निकलता है जब, कछुए की तरह पीठ कड़ी कर उसका वजन संभालती है जमीन और अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा लेते हैं चारों तरफ सब लोग, अंधा बच्चा काम पर निकलता है जब, मोटरों का शोर कान के पास आकर सहम जाता है, भीड़ के हुल्लड़ बाजीगरों के छल्ले ठिठक जाते हैं जहां के तहां, अंधा बच्चा काम को हाथ लगाता है जब, भादों की बारिश थम जाती है, पूस की ठंड पिघल जाती है, काम में लगा अंधा बच्चा बाहें सकेलता है जब, बहुत मार्ग, आलाप थम जाते हैं, थिरकते पांव जम जाते हैं, चिपक जाती हैं सरोद पर उंगलियां, कुर्सी बुनता अंधा बच्चा कुर्सी के छेद टटोलता है जब। क्या बात। ये मेरी पहली कविता छपी थी। बहुत सशक्त। इसके बारे में बड़ा एक मनोरंजक एपिसोड है, लेकिन फिर कभी एक हमारे कलीग थे कविता लिखते थे,
उन्होंने फोन करके बड़ी गाली दी। मेरे पिताजी ने उठाया तो बड़ी गंदी गंदी गालियां दी कि लगता है चोरी किया है किसी ने, उसने, और वो भी सेंटर वहां छपा लिया है। पिताजी बहुत दुखी हुए कि तुम्हारे, हमने कहा साहित्यिक समाज ऐसा ही है। उसके बाद दूसरी कविता जो छपी वो सीरीज में थी, समकालीन भारतीय साहित्य में। अच्छा। शानी जी ने बड़े आग्रह के साथ छापी थी, और ये है माँ के बारे में। माँ के बारे में छोटे छोटे हैं, वो पैरा बदलने की जगह 1 2 3 करके लिखा है जी। पहला है, माँ जब सोती है उसका अतीत जागता है, जागती हुई माँ क्षण क्षण जीती है, सब कुछ बड़ा करती, सचमुच बहुत बड़ी लगती है सोती हुई माँ। दूसरा है, एक पूरे कालखंड पर शिराओं से लिपटी हैं माँ की झुर्रियां, क्या बात है। रज्जु सेतु सी पूरी यात्रा पर, एक छोर छू कर खुद को टटोलो, ऐसा ही होगा पूरी यात्रा में। तीसरा है पैराग्राफ, बहुत पूछने पर, न पूछने पर या तटस्थ रहने पर रोती है माँ। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग जानते होंगे। बहुत अधिक पूछती है तो भी, नहीं पूछती तो भी रो देती है माँ। हर हालत में समय के साथ बच्चे को खो देती है माँ। इसका चौथा है, सबके सामने जब अपनी बाहों का विस्तार निहारते हैं पिता, छूकर संतुष्ट हो जाती है पत्नी, तब उसे अपनी एवजी में रखकर बीत जाती है माँ। इसका पांचवा है, तथागत के दाहिने हाथ की तरह जब जाहिर रहते हैं पिता, अभी और समिधा सी फैली रहती है पत्नी, तब पूरे घर में अनुष्ठान सी फंदी रहती है माँ। वाह, बहुत खूब। और छठा है, तराशती हुई छेनी सी छीजती, संवारती हुई अंगरखे सी तार तार, समय की खूंटी पर आशंका सी टंग गई है माँ। वाह, बहुत सशक्त है माँ को। ये 6 पैराग्राफ थे जी। ये जो टंग गई है माँ में, टंग शब्द है, इसको लेकर के बहुत एतराज था नामोर जी को, शानी जी को, विश्वनाथ त्रिपाठी को। वो ट ड ये सब कड़े शब्द माने जाते हैं, अक्षर माने जाते हैं। करीब 1 घंटे तक मेहनत की गई कि इसका अल्टरनेटिव बताइए, और उसके बाद ये तय पाया गया कि इसको ऐसे रहने दीजिए। अब ये है कविता दूसरे छोर पर। जी। इस कविता का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बहुत फुसलाने पर अरसे बाद माँ सीख रही है एक बार फिर चलना, उंगलियां पकड़े वह डगमगाती है और टांगें आपस में टकराती हैं, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ देता हूं उंगली, न वो उमगती है, न आगे बढ़ती है, न मैं ही फैलाता हूं अपनी बाहें। कुछ कदम और गिर पड़ती है माँ। चोट खाने पर भी न वह मेरी ओर धुली हुई नजरों से देखती है, न मैं ही पोंछता हूं उसके आंसू। न वह रोने में आवाज करती है, न मैं उसके गिरने की जगह हथेलियों से पीटते हुए कहता हूं चुप हो जाओ, लो मैंने पीट दिया है जमीन को। क्या बात, बहुत। और माँ सीरीज की आखिरी कविता है। जी, स्वागत।
क्या तुम खबर करोगे? क्या अब तुम दूर घर पर लस्त पड़े पिताजी को खबर करोगे कि माँ अब दिन रात दांत पीसती रहती है और उसकी आंखें अब खाली हैं? क्या तुम उस पुराने मकान मालिक को खबर करोगे जिससे आज आ चुकने के बावजूद माँ ने कभी भी मुझे और तुम्हें खबर नहीं होने दी कि मकान का किराया बाकी है और मकान मालिक घर का सामान बाहर फेंक देने की धमकी दे रहा है? क्या तुम यह खबर उस पड़ोसी को भेजोगे जिसकी पत्नी माँ को उधार देती थी और बेइज्जत करती थी? घर में कितने अंधेरों के बाद पढ़ाई की फीस जमा होती थी, जब इसकी खबर नहीं लगने दी माँ ने किसी को, तो क्या अब तुम यह खबर गांव भेजोगे कि माँ अब हमेशा दांत पीसती रहती है और उसकी आंखें अब खाली हैं कि माँ अब विक्षिप्त हो गई है? कि अब तुम माँ का बक्सा खोलोगे, वही इकलौता बक्सा जो माँ अपने साथ मायके से लाई थी? क्या तुम उसे सबके सामने खोलोगे? माँ हमेशा खोलती थी अपना बक्सा कमरे के कोने में सबकी ओट लेकर। क्या तुम अपनी जिज्ञासा करके माँ का बक्सा खोलोगे? उठाकर अलग करोगे एक एक करके चिर परिचित माँ के कपड़े? पता लगाओगे कि कैसे माँ पहनती रही कपड़े इतने सलीके से जबकि बक्से में एक भी कपड़ा साबुत नहीं? क्या तुम माँ के बारे के वे गहने खोजोगे जिन्हें वह उतारती थी, यह कहकर कि अब पहनने की उम्र नहीं? क्या तुम ताज्जुब करोगे कि वे गहने क्यों नहीं है बक्से में? क्या तुम बताओगे किसी को कि तुमको और मुझे हमेशा संवार कर रखने वाली माँ अब खुद कायदे से कपड़े नहीं पहन पाती? कि माँ अब हमेशा बाल बिखेरे रहती है और बोलते समय उसके मुंह से फेन निकलता है? क्या तुम बताओगे कि मेरी और तुम्हारी नींद सोती जागती माँ अब दवा की नींद सोती और दवा से ही जागती है? क्या किसी को बताओगे कि माँ अब विक्षिप्त हो गई है? क्या तुम जान पाओगे कि जब बाप हार कर विरक्त हो जाते हैं, बेटे मुंह छोड़कर तटस्थ हो जाते हैं, बहुएं संकोच छोड़ अपने में लिप्त हो जाती हैं, तब अक्सर जिंदगी को तोपती ढाकती, घर की इज्जत को बचा कर रखती, बेटों के पेट की आग को ठंडा करती माएं थक कर विक्षिप्त हो जाती हैं। बहुत सुंदर। ये मदर सीरीज की थी। बहुत ही मार्मिक कविताएं हैं और ये लास्ट वाली तो अलग ही है। इसमें क्योंकि डिटेल्स हैं इसलिए ज्यादा पसंद की गई। बिल्कुल चित्रात्मकता है कविताओं में, वो दृश्य सामने आ जाता है और ये सब लोग का ये अनुभव है ही। एक उम्र के बाद यही अनुभव आते हैं। देवप्रिय पंत जी ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, पंत जी का स्वागत है। डी पंत लिखा, डीपी पंत है क्या? हाँ, देवप्रिय पंत जी। जी पंत जी स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार सर। आप शायद विनोद जी के कलीग हैं, है ना? एक्स कलीग। जी हमारे बैच, दोनों हम लोग बैचमेट हैं। एक ही बैच। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए जरा। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा भी नमस्कार लीजिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। मुझे थोड़ी देर हो गई, आज ज्वाइन करने में देर हो गई, मैं गया हुआ था तो अभी विनोद जी की कविता सुनी, बहुत वाकई बहुत मार्मिक है माँ के ऊपर की, और भी पहले मैंने सुनी है कविता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके जीवन के अनुभव है, जी जैसा मैं विनोद जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जी एक ट्रांसफॉर्मर अशोक अग्रवाल ने लिखा था उनके ऊपर
जो छपा है उसमें बहुत सारी लिटरेचर का, हाँ वो किताब में भी आ गया। कथादेश। मैं सोचता हूँ कि जो एक दौर में 80 के आसपास के दौर में माँ पर, पिता पर, सब पर कविताएं लिखी गई, एक तरह से कहा जाए, एक तरह से क्रेज बन गया था, लेकिन बहुत गहरी संवेदना की कविताएं जो विनोद जी को, जाहिर सी बात है ये कविताओं में उनका जीवन दिखाई देता है। हाँ, जीवन दिखाई देता है, कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। और जब कविता में आप यथार्थ की और चीजें करते हैं, सबसे जरूरी चीज है कि जो आप महसूस करते हैं उसको कैसे, मतलब उसको कैसे प्रकट करते हैं, उसके अभिव्यक्त करते कैसे करते हैं। तो जो माँ के बारे में, इसके पहले अंधा बच्चे के बारे में जो कविताएं लिखी है वो गहरी संवेदना कविताएं। और माँ को लेकर भी मैं, इस कविताओं को लेकर मैं थोड़ा मैं भावुक भी हो गया हूँ, क्योंकि मैं करीब समझिए कि 15-16 साल की उम्र मैंने माँ को गंवा दिया था। तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिल्कुल भावुक जैसा हो गया इसको सुन करके, क्योंकि सारा संघर्ष जो जीवन में सब चीजें थी वो, हाँ, मन को छू जाने वाली कविताएं हैं। दो चीजें होती है हमारे यहाँ, बहुत सारी चीजें होती है कविताएं। मुझे जो लगता है, ये कौशल जी भी हैं, बहुत सारी कविताएं जो अपने जीवन को लेकर के, अपने संघर्ष को लेकर के अब लिखते हैं, वो छू जाती हैं। वही दरअसल, हाँ वो तो बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये भी जरूरी है कि कविता में विचार होना चाहिए, विचारधारा नहीं। आपको कविता में विचार होना चाहिए, विचारधारा नहीं तो बोझिल हो जाती है। और दूसरी चीज है जो विनोद जी को सुन करके जो मैं जो मेरी जो प्रतिक्रिया हुई, पहली ये हुआ कि जो सादगी है, जो सिंपलिसिटी है, जो सिंपलिसिटी है, जो सादगी है, वो अद्भुत है। वो मतलब ये है कि उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए आपको दिमाग पर जोर नहीं लगाना पड़ता है, जो सहज कविताएं हैं पूरा। तो ये जो भाषा है, और भाषा ऐसी चीज है जो मतलब जिसको अर्जित करनी पड़ती है। अपने जी आगे चलते हैं। ये बहनें कई हैं, 6 हैं, लेकिन मैं 3 ही सुनाऊंगा जी। एक है, बहनें जब घर में होती हैं हम बाहर कूदते हैं, बहनें जब नहीं होती न हम घर में कूदते हैं न बाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहनें बहुत अधिक अनुशासित करती हैं जब वे नहीं होती। क्या बात। दूसरा है, जब बाप गरज रहे होते हैं बाप जैसे, माँ रो रही होती हैं माँ जैसी, भाई खड़े रहते हैं भाई जैसे, तब कुछ भाई, कुछ माँ, कुछ बाप जैसी प्रार्थना में झुकी रहती हैं बहनें। क्या बात। तीसरा है, पिता जब खुदा रहे होते हैं चीजों पर अपने नाम, माँ सहेज रही होती है बेटों पोतों के हिसाब से, तब उन्हें संवार कर रख रही होती हैं विदेशी बहनें। और एक और छोटी इसका पोर्शन में बना दूं जी। ये बहनें में एक, मतलब 2 छोड़ दूंगा, एक और सुना देता हूँ। कहाँ गया? ये है, जब सारी हिम्मत सोख लेती हैं पिता की थकी हुई बातें। अपने हार के दिनों को याद करिए, जब आप कहीं कुछ नहीं रास्ता पा रहे होते और पिता कितने निराश होते हैं, तो जब सारी हिम्मत सोख लेती हैं पिता की थकी हुई बातें, दूर और दूर भगाती हैं माँ की नाउम्मीद आंखें, तब भटकाने के तमाम टोटकों के बावजूद घर लौटा लाती हैं शाम के धुंधलके में टिमटिमाती हुई बहनें। क्या बात, बहुत सुंदर।
अच्छा, हम जहाँ जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं सभी बूढ़े हो रहे हैं। वो कब्जा मुझे बहुत पसंद है, बूढ़े को तो मैं वो बूढ़े पे कंसंट्रेट करते हैं। कब्जा तो अद्भुत है विनोद जी को। तो बूढ़े में पहला है, शाम के धुंधलके में मंदिर जाने के लिए निकलते हैं दो बूढ़े, जोर जोर से पूछते हैं एक दूसरे का हाल। बहरे नहीं है लेकिन जोर जोर से पूछते हैं एक दूसरे का हाल। पहले के चश्मे की दोनों कमानियां हैं, दूसरे की एक ही है कमानी, लेकिन हाथ में छुरी है। करना चाहते हैं सड़क पार। वो इको कर रहा है। हाँ, ये जी आपका वो इको कर रही है। सब लोग म्यूट कर देंगे माइक अपना। हाँ, स्वप्निल जी माइक म्यूट करिएगा। पता नहीं कहाँ म्यूट होता है। वो माइक बना हुआ है। कर दिया शायद। हाँ, करना चाहते हैं सड़क पार। पहला बचाता है दूसरे को दाहिने से आ रही मोटर से, करीब करीब घसीटते हुए। दूसरा बचाता है पहले को बाएं से आ रहे स्कूटर से हड़बड़ाकर ढकेलते हुए। फिर खड़े रहते हैं दोनों कुछ देर तक सड़क के किनारे बिना उसे पार किए। इसका दूसरा है, खोने की कोशिश में बातें करते हैं खाली पड़े घर के किसी कोने में पहर रात गए दो बूढ़े। बूढ़ा याद करता है बच्चों की बातें, जैसे वे चल फिर रहे हों आस ही पास, उनकी ज्यादा जो अब नहीं है दुनिया में। खींच उठता है बूढ़ा पुकारी भरने की जगह जब सिसकियां भरती है बुढ़िया। चुप लगा जाता है वह जब याद करती है बुढ़िया किसी पोते या पोती को। कुछ देर के सन्नाटे में उभरती है बुढ़िया के खर्राटे की आवाज। बूढ़ा जोर जोर से लेता है भगवान का नाम। नहीं टूटती खर्राटे की आवाज। बूढ़ा कटोट बदल कर छोड़ता है जोर की सांस। एक पोर्शन और सुनाता है इसका। किसी एक बूढ़े के मरने की खबर से इकट्ठा होते हैं बूढ़े, नहीं मिलाते हुए आपस में आंखें साथ साथ चलते हुए। एक दूसरे से कुछ कहते हैं रुक रुक कर, बहुत दूर से बोलते हुए। सामने हो घर वालों को देते हैं ढाढ़स, अपनी आवाज को ठोस बनाते हुए। शादी के दिन साफ कपड़ों में आते हैं बूढ़े, बड़ी देर तक बताते हैं मृतक के बारे में। फिर धीरे धीरे पंगत में बैठकर स्वाद से खाते हैं एक एक चीज, और नमक या चीनी की फरमाइश करते हुए। बहुत सुंदर मनोविज्ञान। ये इसका एक पोर्शन और है जी। खुले आंगन में प्यास के साथ साथ खुल जाती है बूढ़े की नींद। पानी पीते हुए धीरे धीरे ताकता है सुनसान घर को। वापस रखते समय फिसल जाता है हाथ से बर्तन, खाली कोठरियों और औसारों को बजाता हुआ। सहम कर देखता है चारों तरफ बूढ़ा। वापस लेटकर एक एक तारे को निहारता है बूढ़ा। पिटाया करता था वह सबके नाम बच्चों को, हंसता था बताते हुए बहुतों से सुनी बात। मरने से 6 महीने पहले ही बंद हो जाती है बूढ़ों को दिखनी वशिष्ठ के साथ कटी अरुंधति। अब खुले आंगन में लेटा हुआ बूढ़ा अकेले दोहराता है बार बार तारों के नाम। पूछ नहीं पाया वह कभी किसी बूढ़े से, कब से नहीं देख पाए वे अरुंधति।
बुदबुदाता है सोने की कोशिश करता हुआ बूढ़ा, उसे तो अभी भी दिखती है अरुंधति। क्या बात है। पहली किताब से यही है। अभी समय है प्रशांत? नहीं है, सुनाइए सुनाइए अभी आप। आए एकल कविता पाठ है, आप और सुना सकते। ये दूसरे संग्रह से जी। कुछ कविताएं। एक है, ऐसा समय आता है। ऐसा समय आता है जब कड़ी मेहनत के बाद रोटी नाजायज लगे, खूब तकने के बाद नींद भी नाजायज। सरलता से कहीं खड़े रहना क्रूरता लगे, महज जिंदा रहना शर्मिंदगी। ऐसा समय आता है। क्या बात, एक संवेदनशील व्यक्ति का। ये स्मृतियां हैं कविताएं जी। इस पर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने काफी लंबा लेख लिखा था। स्मृतियां बरसती हैं, बरसती नहीं है। स्मृतियां बरसती नहीं हैं, वे पृथ्वी में गड़ी होती हैं, अपने आकार में सुरक्षित। उनके नोक चोखीले होते जाते हैं समय के साथ साथ। हम उन पर वर्क लपेटते हैं, वे जीवाश्मों में परिवर्तित नहीं होती। बरसात में स्थितियां स्वच्छ होती हैं, जाड़ों में गहन, ये गर्मियों में खूब फैल कर आती हैं, अपने दृष्टि और सोच को पूरी तरह सोखती हुई। स्मृतियां एक ठोस आकार हैं हमारे तरल अस्तित्व के पूरे विलोम में। क्या बात है। दूसरा है, स्मृतियां छनती रहती हैं दिन रात के पोरों से, चलती रहती हैं पुष्ट दर पुष्ट पुरखों की याद के साथ। हम खुलते रहते हैं परत दर परत, और फिर देखते हैं धीरे धीरे अपना ही ढलना स्मृतियों के आकार में। वाह, बहुत सुंदर। हम बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम, धूप और छांव में रखते हुए अपनी स्मृतियों के पांव। देखते रहते हैं अपने ही अंगों को एक एक कर स्मृतियां बनते हुए। इंतजार करते हैं नई स्मृतियों का। देखते हैं बच्चों को स्मृतियों के खेत में बीज की तरह अखुआते हुए, और फिर स्मृतियों को ही अपने आंगन में घुटनों के बल चलते हुए। वाह, बहुत सुंदर। अब एक कविता है, औरत का गीत। किस्सा कुछ यूं था। एक थी औरत, गाती थी गीत, उम्र से लाचार थी, धरती सी भूखी। उसके कमाऊ दो दो थे बेटे। पहला था जांबाज, उसका बेटा था गुलाब, बीवी थी सुंदर। दूसरा भी कम नहीं था जांबाज, बेटी थी चमेली, बीवी थी लजीली। हमेशा पर्दे में दोनों एक दूसरे के उल्टे जाते थे, फिर भी आपस में हमेशा टकराते थे। औरत बारी बारी से दोनों घर जाती थी। बड़े के घर गाती थी, पूत तो जेठ पूत, फूल तो गुलाब का, तिरिया रसवंती, और कुछ खाने को लेकर आती थी। छोटे के घर भी वह गाती थी, पूत तो छोट पूत बेहद प्यारा, फूल तो चमेली का, तिरिया लजवंती, और फिर उसी तरह खाना ले आती थी। एक दिन बेटों ने बड़ी तकरार में बुलाया उसे बीचों बीच रखकर गवाही, और बोले, गा तू सच सच गीत। नहीं मेरे बेटों, ऐसा मत करो। अगर मैं दोनों के सामने गीत गाऊंगी तो फिर जीते जी मर जाऊंगी। मरेगी तू वैसे भी अगर नहीं गाया गीत। दहाड़ उठे थे दोनों ही बेटे। और फिर औरत ने पहली और अंतिम बार सिर्फ गाया अपने मन का गीत। फूल तो सपूत, पूत तो सपूत पूत, फूल तो गुलाब का, तिरिया रसवंती।
अब किस्सा कुछ यूं है कि पता नहीं मारा उसे उसके बेटों ने, उसके भूख ने, या फिर उसके झूठे गीतों ने। बहुत मार्मिक है, संबंधों की बहुत गहरी पड़ताल है आपकी कविताओं में। ये कविता है मेरे होने के बावजूद। बहुत सारी दिक्कतें हैं पहले जो नहीं थी। तमाम किताबें रटने और सभी अदीबों से बचकर निकलने पर मुझे नहीं आता घुसना दालानों में इस तरह कि मुझे देखते ही औरतें न बंद कर दें बातें करना एकाएक, या फिर हंसना बिना आंचल रखे। मुझे नहीं आता आंगन में उतरना जहां मुझे देखते ही बच्चे बंद न कर दें खेलना, बल्कि खेलते हुए शुरू हो जाए उनका ठिठुरना भी। मुझे सीखना है आना बगीचों में कुछ इस तरह कि भाग न जाएं तितलियां, भाग न जाएं उड़ती हुई तितलियां, फूलों से रस लेती मधुमक्खियां। गिलहरी भी घूमती रहे वहीं कहीं, मुझसे बेखबर नहीं मेरे होने के बावजूद। इस कविता प्रशांत जी, काफी समय हो रहा है। जी सर, अब एक आध सुना दीजिए लास्ट। ये जो कविता आपने सुनाई इस पे विश्वनाथ जी ने लंबी टिप्पणी लिखी है, मैंने पढ़ा। घर में एक नई स्त्री जिंदगी के ध्रुपद पर थरथराते आलाप के बीच घर में पांव रखती है एक नई स्त्री। अनवरत क्रम के बीच शुरू करती है उठना, उठाना, बिठाना, सुलाना और फिर दिन रात तौला जाना। होता कुछ भी नहीं, फिर भी सुबह से रात तक सब कुछ करती, दिन रात खटती और अकेले में बिछुड़ती। न जाने धीरे धीरे क्या वह टटोलती है। बिना किसी गरमाई के भी साथ साथ पड़ी यह स्त्री अनजाने में ही पता नहीं कब उलझा लेती है अपनी जड़ें इस घर के साथ, सहते हुए सिर्फ एक सांस का दर्द जिसे कोई बतियाता नहीं, वह भी नहीं इसके निमित्त जुड़ती है। बहुत समय काफी हो गया, कविताएं बंद। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया कविताएं रही आपकी। करीब आधा घंटा आपने कविता पाठ किया है, बहुत सी कविताएं आपने सुनाई हैं। संबंधों की इतनी गहरी पड़ताल बहुत कम देखने में आती है। और प्रशांत रे जी ने ज्वाइन किया है। हाँ, प्रशांत रे जी ने ज्वाइन किया है, ये भी आपके साथ ही रहे होंगे शायद। हमारे बैचमेट। जी जी, स्वागत है प्रशांत जी आपका। जी, और अनम्यूट करें तो दर्शन दें। हाँ, दर्शन दे दें बिल्कुल। रे साहब, प्रशांत जी अनम्यूट करिएगा, कैमरा भी ऑन करें प्लीज। शायद इस समय मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी, तो मेरा ख्याल है जानबूझकर आपने जो जीवन है, बचपन है, बुढ़ापा है, या एक स्त्री का जीवन है, भाई बहन के रिश्ते हैं, माँ का रिश्ता जो है, इस तरह की कविताएं आपने चुनी हैं खास तौर पर, और एक अलग ही अनुभव रहा। ये आंखें खोलने वाली कविताएं आपकी रही। बहुत बहुत बधाई विनोद जी, बहुत आभार आपका इन कविताओं के लिए। अब वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय स्वप्निल श्रीवास्तव जी को। परिचय उनका दे दूं। 1954 में आपका जन्म हुआ सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। आपने ब्रैकेट में बस्ती लिखा है, ये अच्छा किया, क्योंकि सिद्धार्थनगर, संभाजी नगर, ये तो सब याद ही नहीं आता कि एक्चुअली क्या है, ये सब नाम बदले हुए हैं। गांव के ही स्कूल में आपकी शुरुआती शिक्षा हुई और जनपद कुशीनगर, ये देवरिया है जिसको कुशीनगर कहते हैं, यहाँ आपने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई की, और आगे की पढ़ाई गोरखपुर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से की, और फिर यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और MA LLB आपने किया। आप उत्तर प्रदेश शासन में अधिकारी रहे।
आपके कविता संग्रह है ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, जिंदगी का मुकदमा, जब तक है जीवन, रोटी के बराबर जमीन और घड़ी में समय, चयनित कविताओं का यह संग्रह है। आपके कहानी संग्रह भी हैं 3, एक पवित्र नगर की दास्तान, स्तूप महावत तथा अन्य कहानियां, और चयनित कहानियों का एक संग्रह है दूर के मेहमान नाम से। एक उपन्यास आपका है कवि की अधूरी कविता, ये उपन्यास का नाम है। संस्मरण और वृत्तांत भी आपने लिखे हैं, जैसा मैंने जीवन देखा, लेखक की अमरता, एक सिनेमाबाज की कहानी, और पहाड़ों और नदियों के देश में, ये संस्मरण की 3 किताबें आपकी हैं। संपादन आपने एक किताब का किया है स्मृति बची रहे, मंगलेश डबराल जी के बारे में ये किताब आपने लिखी है। सम्मान आपको काफी अच्छे अच्छे मिले हैं। शुरुआत तो आपकी भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से हुई, उसके बाद फिराक सम्मान, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान, और रूस का अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान भी आपको मिला है। और आपकी कविताओं का भारत की अनेक भाषाओं में अनुवाद तो हुआ ही है, रूसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। स्वप्निल जी, मुझे याद आ रहा है बचपन, जब मैं स्कूल में था तो मैं तो सरगुजा के एक आदिवासी इलाके में था, 413 आबादी थी मेरे गांव की। पिताजी आदिवासी स्कूल में पढ़ा, आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूल में पढ़ाते थे, तो हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में ही रहे। हायर सेकेंडरी तक मैंने पढ़ाई की। तो वहां उस गांव में भी सोवियत नारी और सोवियत रूस ये पत्रिकाएं आती थी। नहीं सुनिए, एक दौर ऐसा था जी जी, जिस समय सोवियत रूस था, उस समय तमाम किताबें आती थी, मतलब गोरकी की, चेखोव की। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में भारी मात्रा में रूसी साहित्य मौजूद था। अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग की किताबें थी, और मीर प्रकाशन मुझे याद है, प्रगति प्रकाशन मुझे याद है, और ये किताबें काफी सस्ती दरों पे मिलती थी। एक अलग ही संबंध था भारत और रूस का उस समय। और मेरा ख्याल है आज की पीढ़ी के, जो आपकी पीढ़ी के हैं और हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, उन किताबों ने बहुत समृद्ध किया है। नहीं, बहुत हम लोगों की समझ बहुत साफ हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों की समझ बहुत साफ हुई है, और उसकी भूमिका थी हम लोगों के जीवन में भी और लिखने में भी। और मेरा ख्याल है एकेडमिक रिलेशन भी भारत और रूस के थे काफी। पढ़ने लोग जाते थे, रशियन भाषा सीखते थे, करियर भी बनाते थे रशियन भाषा के माध्यम से। तो ये जो आपका भी कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ होगा कि आपकी कविताओं का रूसी में अनुवाद हुआ, और पुष्किन पुरस्कार जो आपको मिला है, थोड़ा इसकी कहानी बताएं शॉर्ट में, फिर अपना वक्तव्य। नहीं, वो कहानी क्या, वो मेरे मित्र हुआ करते हैं वहाँ, अनिल जन्मविजय, तो वहाँ पर एक संघ बना है, मतलब भारत और रूस का। जी, तो वो पुरस्कार देते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे, अच्छा, भारत समाज ने दिया, बाकी भारत और रूस के समाज का जो संगठन था उसने चुना उन्हें। तो ये सहज ही, मतलब जैसे कई तरह की चीजें होती है ना, कि बहुत सारी चीजों के लिए जो पुरस्कारों की दुनिया है, उसमें बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं। मुझे जो मिले मैं सहज ही मिले। जी जी, बल्कि जब मुझे शमशेर सम्मान में, तो मुझे पता भी नहीं था, बल्कि मैंने कहा कि भाई मुझे क्यों मिलेगा, दिल्ली के एक दोस्त ने फोन किया, लेकिन मिल गया, तो सहज मिल गया। उसमें कहीं ने फिराक सम्मान चूंकि गोरखपुर का था, बहुत सारे लोग जानते, तो मिल गया। लेकिन मुझे ये बार बार ये लगता कि कोई उपलब्धि नहीं है ये पुरस्कार वगैरह, जो भी इसलिए उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि क्या है, जो आप बेहतर लिखिए, सबसे बड़ी बात ये उपलब्धि है वो। और अब सहज कोई चीजें मिल जाती हैं तो ठीक है, उसको डिसऑन नहीं किया जा सकता है। तो ये है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर मेरे जीवन में भी असंतोष रहा है, कि मतलब ये कहीं कुछ नहीं था। हम लोग अपना जो काम था लिखने का, जो वही करते रहे अपना, उसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये भी बात है, जो लेखक कवि है उसके अलावा और क्या कर सकता है। नौकरी के साथ आपने काफी काम किया, काफी लिखा है। हाँ, नौकरी के बाद लिखा प्रशांत जी। अच्छा अच्छा। हाँ, रिटायरमेंट होने के बाद मेरे का 3 उसके बाद मैंने सब ये मेरे पास सारी चीजें थी, कहानियां थी दिमाग में, बहुत सारे संस्मरण थे वो। तो उसके बाद मैंने जो है, फिर जब रिटायर हुआ मैं 14 के आसपास, तो मैंने लिखना, तो मेरे पास कच्चा माल था ही, मतलब मुझे कहीं अनुभव की दुनिया थी मेरे पास, वो था संसार। तो वो मैंने उसको, मतलब लिखा मैंने उसको। और मुझे भी लगता बार बार कि एक मुक्ति मिलती लिखने के बाद, बिल्कुल हल्का हो जाता है। हाँ, एक तो ये एक थेरेपी मुझे लगती है, लिखना भी एक तरह की थेरेपी है, एक बोझ उतर जाता है। बिल्कुल सही हाँ बात। हाँ, तो ये चीजें थी, ये सब चीजें थी। और उसमें बेसिकली वो थेरेपी ही है।
मन की बात जब हम खोल देते हैं तो मैं उस तरह। इसमें नारायण समीर जी ने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत। और स्वप्निल जी अब शुरू करें अपना वक्तव्य प्लीज। जैसा मैंने कहा कि विनोद जी कविताएं सुनने के बाद मुझे बार बार ये लगता है कि वो मेरे जीवन की बहुत सारी चीजें, जैसे माँ पर कविताएं उन्होंने लिखी तो मुझे माँ याद है। बहन पर जो कविताएं लिखी मुझे फिर याद दिलाऊं आपको कि माँ की मृत्यु के बाद जो है बहन की भूमिका एक माँ की तरह हो गई। तो ये चीजें जो पारिवारिक है, जैसे इन्होंने बूढ़ों पर जो कविता लिखी है, मैं जो सबसे बड़ी बात है विनोद जी की कविता, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उस ऑब्जर्वेशंस को कैसे मतलब शब्द दिए जाए वो। और दूसरा विनोद जी की सबसे बड़ी यह है कि वो बहुत मितव्ययी है, वो शब्दों के मामले में बहुत स्फीत नहीं है। और बहुत सारी बातें जो बड़बोलेपन के साथ लोग कहते हैं उसको उन्होंने बहुत मासूमियत के साथ कही है। ये जो अंदाजे बयां है वो, जैसे आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है ना, मतलब ये जैसे कि बहुत ही बोझिल ऐसी कविताएं जो मतलब चमत्कारिक ढंग की कविताएं, ये सब कविताएं हों, उनसे जो अलग है और भाषा भी अलग है एक तरह से उनकी, तो ये दिखाई देता है। और फिर जो पारिवारिक जीवन है हमारे यहाँ, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 80 के आसपास बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन इधर बीच में स्थगित हो गई क्योंकि पारिवारिकता का भी एक तरह से कहा जाए कि पतन हुआ है। एकल परिवार बने हैं, ज्वाइंट परिवार खत्म हो गए, रिश्तों में एक खास तरह की डिस्टेंसेस आ गए हैं वो। तो उस बीच उसको, उस ताप को जो महसूस किया जाना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि बार बार तो विनोद जी याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे संबंध है, जो हमारे रिश्ते वो कितने प्रमुख है। माँ के बारे में जैसे कविता, बूढ़ों के बारे में जो कविता उन्होंने लिखी है कि एक आदमी वो मोटर से बचाता दूसरा करता है, श्राद्ध का जो वर्णन उसमें है, श्राद्ध का वर्णन है, वो सब चीजें हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन ही है, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि बूढ़ों पर कविता है तो मुझे भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं भी बूढ़ा हूँ। विनोद जी थोड़ा हमसे ज्यादा बड़े उम्र के हैं। तो ये चीजें मैं शुरू से एक तरह से कहा जाए विनोद जी कविताएं पढ़ता रहा हूँ शुरू से। वो इनके जो मित्र हैं, हमारे कॉमन दोस्त अशोक अग्रवाल में, हमारी जिंदगी वहां शुरू हुई। और फिर वहां से उन्होंने काका नगर मुझे ले गए थे जहाँ विनोद जी रहते थे, जो बात अभी वो कह रहे थे। तो मैं दंग रह गया उनकी फुलवारी देख करके, और एक एक पौधे के बारे में क्या बात पूरी डिटेल के साथ बताना वो। और उन्होंने एक पौधा देखा उसने बहुत दिनों बाद खिलता वो, और उसको धूप कम चाहिए। तो ये जो मासूमियत है वो, हमें चीजें कहाँ से मिलती हैं, देखना ये है कि हम कहाँ चीजें मिलती हैं। आप बोलिए यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर में जाते रहते थे, तो कहाँ ये सब गमले वमले लेके जाते हैं। तो बच्चों की तरह जो देखभाल करना पौधों को, फूलों को, उनके बारे में करना, तो ये है, ये मुझे लगता है कि ये अंदर की मासूमियत है जी। तो ये कहीं न कहीं मतलब ये अच्छा। दूसरा ये खुददारी जो इनके अंदर है, मुझे याद आ रहा, मैं संस्मरण पढ़ रहा था, विनोद जी याद करेंगे आप, जो सानी को उन्होंने कहा था कि अज्ञात कुल को मैं कविता नहीं चाहता हूँ, बाद में उन्होंने छापी कविताएं बताई, अज्ञात कुलशील, हाँ कुलशील। तो ये चीजें हैं जो बची नहीं हिंदी में, मतलब इस तरह की चीजें नहीं बची हुई है, स्वाभिमान नहीं बचा हुआ है, और अवसरवादिता बहुत ज्यादा। बहुत सारा चर्चा यहाँ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं किस तरह अवसरवादिता है, किस तरह ग्रुप्स बने हुए। एक बार मुक्तिबोध ने कहा था व्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ वो, लेकिन मुझे लगा वो बन रहे हैं वो। तो जो कविता की दुनिया में जो मतलब एक तरह से, जैसे कि अब जैसे विनोद जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए जो नहीं हुई, और उनकी उसका एक कारण ये भी है कि निष्क्रिय भी रहे हैं। आजकल तो ये दौर है ना कि मतलब नेटवर्किंग, ये सब चीजों का जमाना बहुत ज्यादा आ गया है, सेल्फ प्रमोशन वो आपका मूल्यांकन आपकी काबिलियत के आधार पर नहीं किया जाता, आपके कहाँ अप्रोचेज हैं, आपके किससे संबंध, उससे किया जाता है। लेकिन ये सारी कविताएं, इसका और मुझे लगता है इसका फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जो जेन्युइन पोएट है उनका एक काम है लिखना हो, और वही जो मैं बार बार कहता, वही पुरस्कार है, वही सम्मान है, वही हमारी पूंजी है पूरी तरह से। और ये भी है कि आज के जिस तरह के समाज में रह रहे हैं उसमें कल्चर और क्या कहते हैं, साहित्य के लिए बहुत कम जगह बची हुई है।
आप याद करिए, विनोद जी को याद ही होगा 70-80 के दशक में जब व्यावसायिक पत्रिकाएं निकलती थी, एक एक कविता पर चर्चा होती थी, तो ये कहीं नहीं देखा जाता था किस ग्रुप के हैं क्या चीजें। छपना भी बहुत मुश्किल था उस जमाने में। भी मुश्किल था। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे विनोद जी ने भी बताया कि वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक सेंट्रल पेज पर आता था, उसपे कविता एक बड़ी अच्छी फोटो लगा देते थे, बहुत कलात्मक बनता था। तो मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि जब मैं शायद वही था हापुड़, मेरी कविता ईश्वर एक लाठी छपी थी। तो महत्व बता रहा हूँ पत्रिकाओं का, और लोग कितने चेतनशील थे। तो एक लड़के ने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा था बिहार से कि अच्छा, आपके पिता क्या इतने कमजोर हैं कि उन्हें ईश्वर की लाठी की जरूरत पड़ी। तो ये जो संवाद था उस दौर में पत्रिकाओं में छपता था, आदमी चिट्ठियां आती थी, पत्रिकाओं में चर्चा होती थी, तो वो उस तरह का जो माहौल उस समय था, और वो धर्मयुग और समझिए शारिका और दिनमान जैसी पत्रिकाएं थी जो मध्यवर्गीय परिवारों में आती थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चीजें सीरी बदल गई हैं, और जो मीडिया है आजकल का, जो सब चीजें आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है, उसने बहुत ही एक तरह से साहित्य को नुकसान पहुंचाया है। वो मुझे लगता है कि जो हाशिए के लोग हैं वो केंद्र में आ गए, जो केंद्र के लोग हाशिए में आ गए। तो जो अफरा तफरी है ये, उसमें सही चीजें हमारे सामने नहीं आ पाती है। और वो तो मुझे बहुत सुखद लगा कि विनोद जी की कविताएं मैंने सुनी, मैं पढ़ता ही रहता हूँ उनको, उनका संग्रह मेरे पास है। लेकिन जब कभी कविता पाठ करता है तो उसकी दूसरे तरह की ध्वनि होती है। तो वो बहुत अच्छी कविताएं हैं वो पूरी। और कहा जाए कि तो मैं कविताएं जब पढ़ रहा था, ये सब माँ के बारे में, बहन के बारे में, बूढ़ों के बारे में, और भी इनकी लंबी कविता है। अच्छा, दूसरा ये मुझे बार बार लगता है कि लोक जीवन से जो उनका संबंध रहा है। बिल्कुल। जैसे कि एक चीज और भी होती है कि बहुत सारे लोग जब महानगरों में आ जाते हैं तो अपनी सारी संवेदना, अपनी सारी स्मृतियों को भी छोड़ देते हैं। विनोद जी लगातार चीजों को याद करते रहे, और वो कविताओं में उनका उल्लेख भी होता रहा, कविताएं लिखते रहे वो। मैं पढ़ भी रहा था तो दो कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी हैं विनोद जी। उसमें एक पहचान कविता है जो राम खिलावन नाऊ के बारे में। मुझे लगता है शहर के लोग नाऊ नाम से परिचित नहीं होंगे, बारबर। और ये कविता सूत्रधार है जो मिठाई लाल को मतलब कहेगा जाओ, तो उसमें लोक का जो पूरी जो बिंब है वो पूरी तरह से आता है। तो ये सब चीजें हैं जो अच्छा। दूसरा ये है कि हमें कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। कविताएं तो वही अच्छी है ना कि आप पढ़ें और आपकी समझ में आ जाए, कुछ पंक्तियां याद रह जाए वो। तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा विनोद जी को सुन करके, आप लोगों से बात करके, देख करके। ये सब एक अलग तरह का अनुभव है, और वो मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए। नहीं, वाकई बहुत अच्छी शाम रही। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ख्याल है वक्तव्य आपका समाप्त हो गया सर, है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं समीर जी कुछ बोलना चाहें? हाँ, श्री नारायण समीर जी, आप बोलेंगे सर कुछ? जी, आप सबों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं बेंगलुरु से ज्वाइन किया हूँ आप सबों को। जी। और दरअसल हमारी शब्द साहित्यिक संस्था है, उसकी आज एक तैयारी मीटिंग थी। 22 दिसंबर को हमारा वार्षिकोत्सव है, और आगे शब्द सृजन सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह है उस दिन। तो विनोद जी को मैंने वायदा किया था कि थोड़ी व्यस्तता मेरी है शाम में, मगर मैं ज्वाइन करूंगा। तो उधर से छूटा हूं और इधर ज्वाइन किया हूं। क्या बात। मुझे इस बात का दुख रहेगा कि विनोद जी को आज की शाम मैंने सुना नहीं। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको सर, यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ, तो मैं आभारी रहूंगा अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों कोई 4-6 महीने पहले विनोद जी आए थे बेंगलुरु, एक दिन के लिए आए थे। यह भी एक विचित्र संयोग था, एक दिन के लिए आए थे। और संयोग से उस दिन हमारी शब्द संस्था की मासिक रचना गोष्ठी थी, और मैंने
बहुत ही आग्रह पूर्वक विनोद जी को आमंत्रित किया था और पधारे थे। वहां पर इन्हें सुनने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। एक बात जो मेरी समझ में आई, दुर्भाग्य से विनोद जी से मेरा परिचय बहुत बाद में हुआ, कभी पहल में इनकी रचनाएं मैंने पढ़ी थी। तो इधर परिचय के सिलसिले में और इनकी कविताओं से गुजरते हुए मैंने जो महसूस किया कि सही कहा स्वप्निल जी ने कि शब्दों के बड़े कम खर्च कवि हैं विनोद जी, नंबर एक। नंबर दो कि कविता में संवेदना की क्या भूमिका होती है, बहुत ही सही जगह पर उस संवेदना को उभारने के कलाकार कवि हैं विनोद जी। और तीसरी बात कि जैसा इनका स्वभाव है, जैसा इनका व्यक्तित्व है जी, किन प्रकारेण इनकी कविता उस तरह से बिल्कुल खुले व्यवहार के तरह हमारे सामने प्रस्तुत होती है। सही बात। तो आज के दिन जब कविता में भी राजनीति और दुरभी संधियां परोसी जाने लगी हों, कोई कवि का विंदास स्वभाव अगर कविता अपनी अभिव्यक्ति में खोलती है, बोलती है, तो यह एक बड़ी बात है। और कविता का जो संकट है, और कहे कि कविता के बहाने पूरे साहित्य का जो के सामने जो संकट आन खड़ा हुआ है, वह किन्हीं अर्थों में चालाकियों का संकट है। और पाठक अब समझने लगा है कि कहां पर कविता पैंतरे ले रही है और कहां कविता अपने वागजाल में फंसाने का उपक्रम कर रही है। विनोद जी इन सारे वागजाल को तोड़ने वाले कवि हैं। मुझे इस रूप में विनोद जी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत आत्मीय लगते हैं। और विनोद जी का जो वनस्पति प्रेम है, पौधों के प्रति, फूलों के प्रति, प्रकृति के प्रति, यह इनके भीतर जो जीवन राग है और कहें कि मनुष्य राग है, उसके बिना संभव नहीं था। और यही इनकी कविताओं में भी बोलता है। इनका जो मानव राग है, यही अगर एक वाक्य में मुझे कहना हो तो ये मानव राग के कवि हैं। मुझे इस रूप में विनोद जी बहुत ही आत्मीय लगते हैं और बहुत यादगार कवि के रूप में पसंद आते हैं। बाकी बातें, चूंकि कविताएं मैंने इधर आज की शाम सुनी नहीं, तो मेरे लिए कहना कठिन है। और वागजाल के विरोधी कवि के सामने एक उसके बारे में कुछ बोलते हुए एक समानांतर वागजाल में परोसूं, ऐसा दुस्साहस मैं नहीं करूंगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने किया विनोद जी की कविताओं का, और बहुत संक्षिप्त और बहुत सार्थक और बहुत उपयोगी वक्तव्य आपका रहा। श्री नारायण जी, बहुत बहुत आभार आपका। दरअसल मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे अपनी नजर से देखता हूँ, आप अपनी तरह से मूल्यांकन करते हैं, स्वप्निल जी ने अपनी तरह से किया है। तो ये शेयरिंग जो है कवि को समग्र रूप में समझने में बहुत ही फायदेमंद होती है। और अब तो लोग भी देखेंगे इस प्रोग्राम को। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ स्वप्निल श्रीवास्तव जी के प्रति भी, कि उन्होंने जो है एक बहुत ही सार्थक, संतुलित और आत्मीय वक्तव्य दिया। विनोद जी की कविताओं का मूल्यांकन उन्होंने किया और उनकी कविताओं को समझने की एक नई दृष्टि या नया कोण हमें प्रदान किया। और अंत में मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी के प्रति भी, कि इतना एक्सर्शन आज उन्होंने किया, बातें भी की और बहुत सारी कविताएं सुनाई। निश्चित रूप से इस उम्र में थकाने वाली बात है। हम वास्तव में बहुत अनुग्रहित हुए विनोद सर कि आप यहाँ आए और आपने अपनी कविताएं सुनाई। और अंत में हमारे कुछ खास मेहमान, हम सबके खास मेहमान जो हैं, एक श्री नारायण समीर जी तो हैं, उनका मैं आभार ज्ञापन कर ही चुका हूं उनके प्रति। और डीपी पंत जी हैं सर, आपका आभार, आप आए। और प्रशांता रे जी भी हैं, बहुत बहुत आभार आप दोनों का। और इस तरह से आज का ये कार्यक्रम जो है संपन्न होता है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग खत्म करिए।